हाय एवरीवन, हेलो। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी बहुत अच्छे हैं। सभी का स्वागत है शालिनी क्लासेस में। मैं हूँ शालिनी, सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। आज आइए जल्दी से क्लास को ज्वाइन करिए और यहाँ पर आपका जो है अच्छे से क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे डिस्कस। आप लोग के जो क्वेश्चन हैं अति लघु उत्तरीय हैं, मैं ये यहाँ पर करवा रही हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा तो आपके काफ़ी सारे कह सकते हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट्स है कि वो रिवीजन हो जाएंगे। जो क्वेश्चन या जो चीज़ें नहीं देखी है वो एक बार हम लोग सब साथ में देख लेंगे तो काफ़ी कुछ आपका रिवाइज हो जाएगा। आज की जो ये क्लास है यहाँ पर आपको मैं प्रॉपर तरीके से आपके समावेशी शिक्षा के अति लघु उत्तरीय प्रश्न करवाने वाली हूँ। तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, अपने डाउट को क्लियर करिएगा कि ये क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं या ऐसे आ रहे हैं। आपको आंसर्स लिखना आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ों को। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शाली, सभी का स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए ताकि आपको लिंक मिल जाया करे क्लास का। जो आप लोग इतना परेशान रहते हैं वो तभी आपका सॉल्व होगा। अब आइए देखते हैं कि यहाँ पर कैसे प्रश्न है, क्या चीज़ें इसके सामने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में मैं एक एक प्रश्न दिखाऊंगी, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2023 के पेपर में आपसे पूछा गया है, निर्देशन के कोई दो उपकरण बताइए। मैंने आपको समावेशी शिक्षा की जब मैराथन क्लास ली तब निर्देशन और परामर्श दो शब्द से मिलाया था और कहा था आप इन्हें ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो निर्देशन के दो उपकरण बताइए। तो निर्देशन के दो उपकरण में अवबोधन और परीक्षण आता है। एक अवबोधन आता है और एक परीक्षण आता है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, डाइट की स्थापना के दो उद्देश्य लिखे। डाइट से ही हम लोग सब लोग पढ़ रहे हैं, चीज़ें ऐसी होती हैं, सारा प्रोसेस सारा कंट्रोल वहीं से होता है। तो उनका ही दो उद्देश्य आपसे पूछा जा रहा है तो वो आपको लिखना होगा। ये भी आपके 23 का प्रश्न है, ये भी आपके 23 का प्रश्न है। 50 नंबर का पेपर बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दो उद्देश्य आप कोई भी लिख सकते हैं, अपने आप से ज़रूरी नहीं ये लिखना। मैंने समावेशी शिक्षा की जब क्लास ली थी तो डाइट का कॉन्सेप्ट हमने एकदम लास्ट में था और दिखाया था आपको। तो यहाँ पर है कि प्राथमिक और प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में अपनाई गई विभिन्न रणनीति। प्राथमिक शिक्षा को लेकर और प्रौढ़ शिक्षा के फील्ड में जो पॉलिसीज़ और रणनीति अपनाई जा रही है, कार्यक्रम को निचले स्तर पर ले जाकर, निचले स्तर शुरू करके काफ़ी ऊपर तक ले जाना, उनको सहायता प्रदान करना कि जो स्तर गिरता गया तो उसको नीचे से शुरुआत करो, उठाओ और ऊपर तक लेके जाओ। तो ऐसी पॉलिसी बनाने का उद्देश्य रखा गया। और जिले के प्राथमिक स्तर के जो विद्यालय हैं वहाँ पर जो अध्यापक हैं, निरीक्षण जो कुछ भी, उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए जो भी चीज़ें उनकी हेल्प करो, उन्हें निर्देशन दो ताकि वो प्रॉपर तरीके से हेल्प करके आपके काम को बेहतर बना सकें। फिलहाल ये जो उत्तर सीरीज़ में लिखा है ये बड़ा है, अगर आप और छोटा लिख पाओ तो और छोटा लिखने का प्रयास करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, नंबर आपको प्रॉपरली उतना ही गेन होगा। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा है, एक नंबर के प्रश्न के लिए इतना उत्तर। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन है निदान शब्द से आप क्या समझते हैं। अब निदान और उपचार ये शब्द कुछ सुना सुना सा है कि नहीं है। तो ये 23 का प्रश्न है। निदान का मतलब क्या होता है? शिक्षा में निदान से तात्पर्य है उस प्रक्रिया से है जिसमें शैक्षिक कर्मचारियों और समस्याओं को ज्ञान किया जाता है। समस्या के निदान के बाद भले आप इसे ऑपरेशन है, ऑपरेशन सब सुना है बहुत, हाँ कहिए। अब ऑपरेशन क्या सिर्फ एक ही चीज़ का होता है क्या? हज़ारों चीज़ का होता है। अब ये नहीं पता है कि कौन सा करना है, तो जब आपको ये पता होगा कि कौन सा करना है तब आप वो ऑपरेशन करेंगे ना। इसलिए पहले आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये आपके निदान में आएगा। फिर आप उसका जब ऑपरेशन करेंगे तो वो उपचार में आएगा। तो दोनों में डिफरेंस है। ये आपके 23 का क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पर है, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न है। सीरीज़ में क्वेश्चन के आंसर इतने बड़े देते हैं कि वो इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, इसलिए मैं जल्दी कराना प्रेफर नहीं करती हूँ, लेकिन आप लोग के कहने पर करा दे रही हूँ। तो ये भी 23 में है। ऐसे बालक सुविधाओं के क्षेत्र में सामान्य बालक से कम होते हैं। अपवंचित बालक पिछड़े होते हैं क्योंकि नॉर्मल बच्चों से वो काफ़ी ज़्यादा स्लो होते हैं, वे वंचित बालक कहलाते हैं। ये विभिन्न प्रकार की सुविधा जैसे आर्थिक चीज़ें, इकोनॉमिकल चीज़ें हैं, ठीक है, कंडीशन है, सामाजिक है, सोशल है, सांस्कृतिक है, इन सब से वंचित रह जाते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में इनका विकास सामान्य बालक के समान बिल्कुल नहीं हो पाता। उनके विकास में गति रोध आ जाता है, मतलब डेवलपमेंट प्रॉपर कहो जैसे सामान्य का होता है, आपका हो रहा है, मेरा हो रहा है, हम सबका होता चला आ रहा है, ऐसे इनका नहीं हो पाता। इसलिए काफ़ी चीज़ों से भिन्न होते हैं। जो छात्र निश्चित समय में निश्चित ज्ञान की प्राप्ति में असफल होते हैं कि
क्लास 1 में है तो 1 की चीज़ें आ जानी चाहिए, लेकिन उनको वो भी नहीं आ रही है तो वो जनरल बच्चों से पीछे आते हैं, इन्हें हम पिछड़े बालक की कैटेगरी में फिर डाल देते हैं। शिक्षा के संबंध में इसका अर्थ है कि छात्र जब अपनी आयु की जो अनुरूप चीज़ों में कक्षा ना होकर, अनुरूप कक्षा के ना होकर उसके पीछे रहते हैं तो पिछड़े कहे जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अब वंचित बालक के केस में ही आती, जहाँ पे बालक में ये चीज़ देखने को ऐसी चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करिए। पर आपके समावेशी शिक्षा के जो मैराथन हुई थी उसमें सब कुछ कहा था कि ये ज़रूर देख के जाना। निर्देशन का अर्थ स्पष्ट करिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य होता है, जी हाँ, पर्सनल कार्य कह सकते हैं, जिसके द्वारा छात्रों को, स्टूडेंट्स को उनकी समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि ये समस्या अगर बच्चे आ रही है तो इनको कैसे टैकल करोगे, इन चीज़ को सीखो, इनको प्रेरित करो। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन एक ऐसी विधि मतलब आपको सल्यूशन नहीं दे देगा, आपको तरीका बताएगा, आपको प्रोसेस बताएगा कि ऐसे ऐसे करके उनको करो तो आपकी समस्या सुलझ सकती है। निर्देशन का मतलब यही होता है। टीएलएम से आप क्या समझते हैं? अब इतना बढ़िया प्रश्न आपके 23 में पूछा गया था। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण अधिगम सामग्री, इस बार भी ऐसे कुछ आ जाए 1-2 तो बढ़िया रहेगा, 2 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। नेक्स्ट आइए देखते हैं बुद्धि लब्धि से क्या कॉन्सेप्ट है, आईक्यू का वास्तविक से क्या कॉन्सेप्ट है, वास्तविक एज क्या होती है ये। अब देखो, डीलेट फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन आपके डीलेट थर्ड में आ रहा है। इस तरीके से इंटरचेंजेबल चीज़ें आती ही आती हैं। अब क्या कह रहा है, बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में किसी बालक की वास्तविक आयु से तात्पर्य उस आयु से होता है जो उसकी बुद्धि परीक्षण देते समय होती है। जब उसका बुद्धि परीक्षण लिया जा रहा है उस समय जो है वो उस समय रहता है, जो कि किसी व्यक्ति में बुद्धि का विकास सामान्यतः 16 वर्ष तक पूर्ण हो चुका होता है। इसलिए बुद्धि परीक्षण के संदर्भ में 16 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्ति की वास्तविक आयु 16 मानी जाती है। तो ये डिफरेंस है, बुद्धि लब्धि में आप लिख सकते हो, पढ़ा है कॉन्सेप्ट, कोई नया चीज़ नहीं है। अच्छा प्रश्न है, फिलहाल नंबर आपको मिल जाएगा। समावेशी शिक्षा का अर्थ बताइए। ये देखिए यहाँ पर पूछा गया लास्ट में। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है छात्रों को सार्थक शिक्षा अनुकूलतम पर्यावरण में उपलब्ध कराना, कि एक सही तरीके से अच्छी शिक्षा एनवायरनमेंट को ध्यान में रखकर उनको उपलब्ध कराई जाए, जिससे उसके जीवन को सफल बनाया सके, वो सक्सेसफुल हो सके, उनमें विकास कर सके और सीख सके। जहाँ पर वो बहुत सारी चीज़ों को अभ्यास करें, सीखें, अपना काम बेहतर तरीके से करें, वो उनको हेल्प करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। परामर्श प्रक्रिया के मुख्य अंग बताइए। परामर्श प्रक्रिया के मेन अंग बताइए। तो परामर्श के लक्ष्य होते हैं, परामर्श प्रार्थी होता है, परामर्शी या परामर्शदाता होता है, ये इनके अंग होते हैं। एक लक्ष्य होता है जिस पर आप परामर्श ले रहे हो, कर रहे हो, और जिसको दे रहे हो वो होना चाहिए, देने वाला होना चाहिए, लेने वाला होना चाहिए। ये 19 के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ध्यान रखें, महत्वपूर्ण तो है ही है, पेपर में आई हुई चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। निर्देशन के 2 उपकरण बताइए। तो 2 उपकरण, एक अवलोकन होता है और एक परीक्षण होता है। ये इसके 2 उपकरण होते हैं। ये 19 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको ध्यान में रख के रखिएगा कि प्रश्न अगर बन जाए तो आपको यह चीज़ें आनी चाहिए। आगे बढ़िए। निर्देशन की प्रक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये थोड़ा सा इनके बारे में है, लिखो या ना करो। 2 उपकरण बताइए, तो 2 उपकरण आप यही इतना लिख दीजिएगा, आपकी हेल्प हो जाएगी। ये 2-3 उपकरण की, इससे यही MCQ भी बन जाता है, तो थोड़ा सा अलर्ट होकर काम करिए। नेक्स्ट है एन इनरिच्ड कैरिकुलम फॉर रैपिड लर्नर। पुस्तक के लेखक कौन थे? हलिंगवर्थ है। ये अच्छा क्वेश्चन है, 19 से पूछा गया, एक बढ़िया क्वेश्चन है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। जो पिछड़े बालक हैं उनकी कोई 2 विशेषताएं लिखकर बताइए, कुछ भी करके बताइए। तो पिछड़े बालक की 2 विशेषता का मैंने हमेशा कहा ना कि 2 उद्देश्य, 2 विशेषताएं, 2 ये 2 ही पूछता है। तो सीखने की गति पिछड़े बालक की भाई धीमी होती है, क्योंकि पिछड़े बालक है, जिसमें है वो उनको नहीं आता, पीछे का भी बहुत उनको स्लो आता है। जीवन में निराशा का अनुभव बहुत होता है। अनुभव के नाम पर अगर पूछोगे तो निराशा की ही लिस्ट सबसे पहले आती है। समाज विरोधी कार्यों की प्रवृत्ति होती है। व्यवहार संबंधी समस्याएं देखने को मिलती हैं। बहुत सारी चीज़ें जन्मजात भी होती है। इसमें तो 6 दिया है, आप कोई 2 पिक कर लीजिए, आराम से वहाँ पर लिख दीजिएगा, कुछ जितना पूछा था, अन्यथा मत लिखिएगा, टाइम नहीं रहता, पेपर छूट जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर है मंदबुद्धि बालकों के शिक्षक के 2 गुण बताइए। तो यहाँ पर डीलेट 19 का पूछा गया प्रश्न है। पहला, शिक्षक को विषय वस्तु धीमी गति से बार बार दोहराते हुए पढ़ाना चाहिए। जो मंदबुद्धि बच्चे हैं एक बार में तो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि नाम ही मंदबुद्धि है। तो टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मल्टीपल टाइम रिपीट करके पढ़ाएं, ताकि वो प्रॉब्लम में ना पढ़ें और उनको अच्छे से पढ़ ले जाएं। दूसरा,
शिक्षक को बालकों की सहायता, परामर्श और निर्देशन के लिए तैयार किया जाना चाहिए। परामर्श भी देना चाहिए, निर्देशन भी, ताकि वो उन चीज़ों को देखे, सीखे, समझे। सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करना चाहिए, ठीक है। सिंपैथीफुल बिहेवियर होना चाहिए। व्यवसायिक प्रशिक्षण भी होना चाहिए। तो ये दृश्य सामग्री का भी प्रयोग हो। आत्मविश्वास की वृद्धि हो। तो कोई दो पूछा था, आप अच्छे से कोई भी दो अपना लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। दो बुद्धि परीक्षणों के नाम बताइए। डीएलएड फर्स्ट के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। 19 का प्रश्न है, दो बुद्धि परीक्षण। पोर्टेस का भूल भुलैया है, ये पीटर पैटरसन का फोर्समेंट है, सबीने साइमन परीक्षण है, स्टैनफोर्ड संशोधन। आप कोई भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। बहुत सारे हैं, कोई भी आप याद करके लिख दो, ठीक है। क्लियर हुआ? चलिए फटाफट क्लास को लाइक करिए, फिर आगे बढ़े और आगे के क्वेश्चन करें। ईच एंड एवरी वन क्विक मैं करवा दे रही हूँ आप लोग के कहने पर। आप लोगों ने कहा मैम करवाइए, तो आप लोग जो कहोगे हम करवा रहे हैं। जल्दी से बताइए, चलिए फटाफट करिए क्लास को लाइक, फिर आगे बढ़ते हैं। और ये टेलीग्राम पर हम दे देंगे, आप लोग ले लीजिएगा, जिसके पास जो हो वो अपना वहाँ से कवर कर लें। आइए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं, दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा किस प्रकार की होनी चाहिए। जो बच्चे देख नहीं पाते उनको कैसे पढ़ा लिखा सकते हैं। तो दृष्टिबाधित बालकों की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि ये बालक दृष्टिबाधित होते हुए भी समाज में समुचित समायोजन स्थापित कर सकें। एक सही तरीके से हर चीज़ को समायोजित करते हुए स्थापना करें, उनको सिखाएं, बताएं। दृष्टिबाधितों के लिए लिखित अभिव्यक्ति के रूप में ब्रेल लिपि महान उपलब्धि। ब्रेल लिपि बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि उसमें जो उभरे 6 डॉट्स होते हैं उनके बेसिस सिखाने का, या कागज़ से मोटे मोटे कागज़ को गत्ते के नुमा कटवा के। अब तरीके कई सारे हैं जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट आओ, बुद्धि लब्धि किसे कहते हैं। बुद्धि लब्धि बालक और व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है कि किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, कैसे वो वर्क कर रही, कैसे वो चीज़ें उसके लिए सॉल्युबल हैं। बुद्धि लब्धि ये बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता की गति में विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप इस तरीके से उसकी मेंटल एज, उसकी रियल एज जो होती है उसको लेकर आप MA/CA/100 करके सूत्र भी निकाल सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। नेक्स्ट आइए, विशिष्ट बालक की कोई दो विशेषताएं बताइए। कोई भी दो विशेषताएं। तो विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है कि वे कक्षा के सामान्य स्तर के बालकों के साथ समायोजित नहीं हो पाते। जी हाँ, जो स्पेशल स्टूडेंट्स होते हैं, काफ़ी तेज़ है, ब्रिलियंट ऐसा कह सकते हैं, वो फिर सबके साथ जल्दी नहीं कंपैटिबल होते हैं। वे प्रतिभावान होते हुए और मंदबुद्धि भी बहुत दिक्कत होती है। तो विभिन्नता, विचलन, आयाम, कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है जहाँ पर समस्याएं आती, फिर कभी कभी झगड़े का भी रूप मिल जाता है। सृजनात्मक बालकों की पहचान हेतु किए जाने वाले किसी दो परीक्षण का नाम बताइए। तो सृजनात्मक बालक का आप शाब्दिक परीक्षण ले लो, अशाब्दिक ले लो, शाब्दिक अशाब्दिक दोनों ले लो। बहुत सारे जो है परीक्षण बने हुए हैं जहाँ पर आप उनकी ये एक्टिविटी या ऐसी क्रियाएं, ऐसी प्रतिभाओं को आराम से आप जांच सकते हैं और अपना काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए, शैक्षिक पिछड़ेपन के दो मुख्य कारण लिखिए। निम्न सामान्य बुद्धि, परिवार का वातावरण है। इनके अतिरिक्त शारीरिक दोष, वंशानुक्रम, परिवार की निर्धनता, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है आपसे। कितना आसान सा प्रश्न है फ्रेंड्स। ये सारी चीज़ें इजी हैं, इनको ध्यान में रखेंगे चीज़ें आपके लिए सॉल्वेबल हो जाएंगी। देखिए, चलिए आइए देखते हैं, अब आगे की ओर पढ़ते हैं। समस्यात्मक बालक किसे कहते हैं। तो यहाँ पर वे बालक जिनके व्यवहार गंभीर रूप से अब नॉर्मल होते हैं, मतलब दिखेगा कुछ, करेंगे कुछ, होगा कुछ, हो जाएगा कुछ। चोरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, बाल अपराध करने वाले इसी में आ जाते हैं। बाल अपराध रोकने हेतु दो उपाय बताइए कि अगर बाल अपराध जो बच्चों से हो जा रहा है या करवाया जा रहा है उसका उपाय क्या, कैसे आप उसको रोक सकते हैं। तो घर, विद्यालय, समाज में बालकों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराइए। जो चीज़ नेसेसरी, किताब, बुक, खाना पीना, उनको सब अवेलेबल करवाइए। उनकी अपराधी संगत से उनको दूर रखिए। मूलभूत आवश्यकताएं जो नीड्स हैं उनको पूरा करिए। अगर आप उनकी पूर्ति कर रहे हैं तो प्रॉब्लम आपको खुद ब खुद दूर होते हुए दिखेगी। इसकी योग्यता वगैरह को ध्यान में रखते हुए जितनी चीज़ें हैं उनमें कोई अवरोध ना पैदा करें, उनको करने दें, तो समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं उनकी मानसिक विशेषता किस प्रकार की है। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बुद्धि लब्धि सामान्य बालकों से कम होती है। जी हाँ, जो नेचुरल बच्चे होते हैं, मीडियम बच्चे होते हैं, उनसे उनकी फिर मंदबुद्धि का जो एक लेवल होता है वो कम होता है, एवरेज बिलो होता है। जन्मजात मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम भी होती हैं। स्मृति विस्तृत होती है, फैली हुई होती है, ध्यान विस्तार कम होता है। कई सारी चीज़ें हैं जो डिफरेंट तरीके से होती हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं इस प्रकार से होती हैं।
तो ये आपको पता होना चाहिए। वंचन का अर्थ क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। मंदबुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषता बताइए। वंचन क्या है, तो वंचन जीवन का वह ऋणात्मक दशा है जो मानव क्षमताओं के विकास में बाधक होती है और जो चीज से रहित है। जो चीज़ें प्रॉपर वे में चल रही हैं, उनकी जो स्किल है उनके विकास में वो बाधक होती है, उनको हेल्प नहीं करने देते, काफ़ी उनसे दिक्कत में होती है। तो ये वंचन का अर्थ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़िए। समस्यात्मक व्यवहार के कौन से कारण हैं। समस्यात्मक व्यवहार जो देखने को बच्चों का मिलता है उसका रीज़न क्या है, कारण क्या है, क्यों ऐसी चीज़ें होती हैं। तो अनुवांशिक कारण होता है। जी हाँ, बुद्धि लब्धि की दुर्बलता, विरासत में मिले दुर्व्यवहार, शारीरिक कारण है बहरापन, अंधापन, गंजापन, कम दिखाई देना, ऊंचा सुनाई देना, संवेगात्मक अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला, ये सारी चीज़ें। सामाजिक है, बहुत अलग अलग तरीके से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी ताकि आप इन चीज़ों से अलग रहें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। सामाजिक निर्देशन से आप क्या समझते हैं, ये क्या होता है। सामाजिक निर्देशन का अर्थ है सामाजिक परिपक्वता, अच्छी आदतें तथा पक्षपात से दूर करना, अच्छे मूल्यों को सीखना, जहाँ पर हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इन सब को ध्यान में रखना चाहिए, काम करना चाहिए ताकि आपकी चीज़ें हेल्प करें और आपकी हैबिट वगैरह भी प्रॉपर बनी रहे। नेक्स्ट आइए, छात्रों का निर्देशन प्रदान करने वाली 2 विधियों का नाम लिखिए। छात्र को जो निर्देशन प्रदान करने वाली विधियाँ होती हैं, व्यक्तिगत तालिका सेवा, सूचना सेवा, परामर्श सेवा, स्थापना सेवा, सारे तो नहीं आएंगे पर ठीक है, जो कुछ भी है ध्यान में रखते हुए चलिए। नेक्स्ट आइए, प्रतिभाशाली बच्चे किन्हें कहते हैं। ये भी आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में था। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि सामान्य बालक से अधिक होती है। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। ये प्रतिभाशाली बालक कहलाते हैं। इनकी बुद्धि लब्धि 180 से 90 तक के रेशियो में होती है। तो कई सारी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प करेगी। आगे बढ़िए। अपवंचित बालक से क्या अभिप्राय है। अपवंचित बालक वे होते हैं जिन्हें वे सुविधाएं नहीं मिल रही होती हैं, उन्हें मिलनी चाहिए, जो उन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिल रहा है। उनकी श्रेणी बहुत सारे साथियों को मिल रही होती हैं, जैसे आर्थिक चीज़ें हैं, सामाजिक चीज़ें हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं, सांस्कृतिक चीज़ें। बच्चे धर्म, जाति, क्षेत्र, लिंग सबसे अपवंचित हो रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी समस्या की चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो कह सकते हैं कि 140 से 180 से 80 बढ़िया होती है। ठीक है, बात क्लियर हुई, समझ में आया कि ऐसी ऐसी चीज़ें दी गई हैं तो इनको ध्यान में रखना होगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, विद्यालय पर्यवेक्षण के क्षेत्र बताइए। तो क्षेत्र में 18 का प्रश्न है विद्यालय पर्यवेक्षण के। तो पर्यवेक्षण की निदानात्मक भूमिका होनी चाहिए, जहाँ पर चीज़ों का निदान किया जाए, और मार्गदर्शन संबंधी भी भूमिका को ज़रूर निभाना होगा। निरीक्षण प्रणाली में सुधार के कोई 2 मुख्य सुझाव लिखिए। तो सुझाव में क्या है, तो ये आपका डीएलएड 18 का प्रश्न है कि सरकारी निरीक्षण विद्यालय के जो अभिलेख हैं, सरकारी अनुदान के लिए उचित उपयोग, मालाओं की व्यवस्था, मामलों की व्यवस्था, सारी ढंग से काम होने चाहिए। जो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा था, नहीं कर पा रहे, तो उनको भी आप ढंग से करिए ताकि सबकी जांच हो। और नियुक्त करते समय उनकी योग्यता और अनुभव को भी ध्यान में रखें कि आप जिसको नियुक्त कर रहे हैं क्या उनमें वो क्षमताएँ, वो सुविधाएँ, वो चीज़ें हैं भी या नहीं हैं, नहीं तो उससे बहुत ही गलत छाप पड़ेगी। अधिगम अक्षमता वाले बालकों के 2 प्रकार। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में ये भी है शिक्षण अधिगम में, ये 23 और 18 से 5 साल बाद रिपीट हुआ। तो सामान्य अधिगम अक्षमता और जटिल अधिगम अक्षमता 2 होती है। फ्रेंड्स, पुराने पेपर क्वेश्चंस आते हैं, बाल विकास के कई सारे रिपीट हो रहे हैं, ध्यान दे लो। धीमी गति से सीखने के लिए कौन कौन से कारण हैं। आर्थिक, धीमी गति से सीखने के लिए आर्थिक परिस्थिति है, परिवार के सदस्य का मानसिक एक मेंटल लेवल जो होता है पूरे लोगों का वो है, संवेगात्मक घटक है, अव्यक्तिगत घटक, ये सारी चीज़ें इसमें होती, तो आपको ध्यान में रखना ही रखना होगा, जो कि महत्वपूर्ण है। एक अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चे की पहचान कैसे करेगा। कोई अध्यापक है तो बच्चे की दृष्टिबाधित चीज़ें हैं उसकी पहचान वो कैसे करेगा। तो अध्यापक दृष्टिबाधित बच्चों को, नेत्रहीन बालकों को आसानी से पहचान सकते हैं, उनको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सिखा सकते हैं। दुर्बलता की दृष्टि से पहचान कर सकते हैं, चिकित्सक की जांच करा सकते हैं, बहुत सारे तरीके से उनकी हेल्प करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं ताकि बच्चा अच्छा परिवर्तन करके चीज़ों को सीख और समझ सके। तो ये 18 का प्रश्न है, ये भी 18 का है। आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, समावेशी शिक्षा बालक किस प्रकार के होते हैं। ये भी 18 का प्रश्न है। समावेशी शिक्षा में अभिप्राय बच्चे छात्रों को प्रदान की जाने वाली शिक्षा से अपवंचित वर्ग, भाषा, धर्म, छात्र, लिंग सबकी दक्षता से ग्रसित होते हैं और प्रतिभाशाली, शारीरिक रूप से सक्षम दोनों। मतलब समावेशी शिक्षा में सब बच्चे आते हैं, अच्छे भी, स्वस्थ भी, और सारे लोग मिलकर आते हैं ताकि सबको सिखाया जाए, सबको पढ़ाया जाए और सबका विकास किया जाए, एक साथ सबको तालमेल बैठाकर बताया जाए।
अपवंचन क्या होता है? तो गार्डनर ने कहा है वंचित होना बाल जीवन की उद्दीपक दशाओं की न्यूनता है। कथन के प्रश्न भी 5 फ्रेंड्स आएंगे। 18 का प्रश्न आ सकता है, तो याद करिए। मंदबुद्धि बालक की बुद्धि 80 से 85 के बीच में होती है। 19 का क्वेश्चन है, सृजनात्मकता के मुख्य तत्व क्या होते हैं? मौलिकता होनी यानी ओरिजिनलिटी, जो भी बना ओरिजिनल हो। प्रभाव क्षमता होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, विस्तार की क्षमता होनी चाहिए, और भी 3-4 पॉइंट हैं जो होने चाहिए आपको देखने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? क्लियर हुआ? तो ये इस तरीके से यहाँ पर दिया गया जो मैंने आपको करवाया। तो चलिए ये क्लास करते हैं ओवर। बाकी और भी जो है वो भी आपको हम नेक्स्ट क्लास में कल करा देंगे, तो आपकी 2 दिन की क्लास में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। और जो पेपर है भाई देखो फ्रेंड्स, मैं सब करवा रही हूँ, रिवीजन करना है, आप लोग देख लो, उम्मीद है हेल्प हो जाएगी, काफ़ी कुछ रिपीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम समझता है तो टेलीग्राम पर पूछिए, कमेंट बॉक्स में पूछिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, कीप स्माइलिंग।